चलिए तो हैप्पी न्यू ईयर। पहला दिन नए फाइनेंशियल ईयर का, और ऐसे में हम भी आपकी सहायता के लिए यहाँ पर आ गए हैं, जहाँ पर आपको बताएंगे कि नए साल में अपने ये टैक्स प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपको कैसी करनी चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से ऐलान हैं जो बजट में किए गए थे, जो आज से लागू हो जाएंगे, जो आपकी जेब पर भारी भी पड़ सकते हैं और आपकी जेब को थोड़ा सा ठीक ठाक भी रख सकते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं करवा सकते। मेरे साथ जुड़ गए हैं सुजीत बांगर, फाउंडर हैं टैक्स बडी के। सुजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े और आज हैंड होल्डिंग करेंगे हमारे दर्शकों की। तो पहले तो मैं चाहती हूँ कि जो बजट में ऐलान किए गए हैं, जो अमल में आ जाएंगे, थोड़ा सा उसका रिकैप कर दिया जाए। झटपट आप बताइएगा, ऐसे कौन कौन से बदलाव हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो जो रिबेट है न्यू टैक्स रेजिम में, वो रिबेट के कारण अभी 12 लाख तक का इनकम जो है वो जीरो टैक्स पे आया है। अगर आपका इनकम 12 लाख या 12 लाख से कम है तो आपका टैक्स रिबेट के कारण जीरो आ गया, जो जीरो टैक्स पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई है तो प्रैक्टिकली वहां पे 75,000 का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है। तो ये 12 लाख का लिमिट 12,75,000 तक जाता है। तो मोटा मोटी 12 लाख तक इनकम या सैलरीड में 12,75,000 तक इनकम अगर आपका है तो आपको टैक्स प्रैक्टिकली जीरो करना पड़ता है। लेकिन अगर 12 लाख के ऊपर आपका इनकम जाता है, जैसे 12 लाख एक या 12 लाख जो लिमिट है उसके आगे इनकम जाता है, तो फिर आपका जो टैक्स रेट है, टैक्स जो लगाया जाएगा, वो 4 लाख इनकम से स्टार्ट होगा। तो जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है न्यू टैक्स रेजिम में, वो भी इस बजट में बढ़ाया है, वो 4 लाख अभी किया है। तो लेकिन ये इसमें एक ट्रिक है कि 12 लाख के ऊपर आपका इनकम जाता है तो 4 लाख से उसका टैक्स होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है। और उसके साथ जो ये ना अभी पहला महीना है फाइनेंशियल ईयर का, तो कुछ ऐसी दो चार चीजें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे डिस्कशन में हम इसका आज विवरण करेंगे ही, कि जिससे आने वाले साल में पूरा कैश फ्लो एंड उनका पूरा मनी मैनेजमेंट जो है अपना, वो सही हो सकता है। तो इसलिए ये साल का ये पीरियड है, आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप बताइएगा, मेरे ख्याल से कुछ नुस्खे जिनकी आप बात कर रही हैं वो टैक्स हार्वेस्टिंग से जुड़े हुए हैं। कैसे अपना फ़ायदा उठाया जाए, टैक्स बचाया जाए, और कैसे साल के पहले दिन से ही जो है आपको कुछ स्टेप्स टैक्स हार्वेस्टिंग को लेकर उठा लेने चाहिए। क्या ये सलाह होगी आपकी? देखिए, बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा है कि टैक्स हार्वेस्टिंग जो है ना, टैक्स हार्वेस्टिंग ये एकदम उसको मतलब इज लाइक प्लेइंग विथ फायर। ऐसा होता है कि आपको शेयर बेचना भी है, बाद में खरीदना भी है। तो आप बेचेंगे तो एक 100 रुपए के रेट में, जब खरीदने जाओगे तो 105 110 10 पे जाता है। राइट। फिर आपको सारी चीजें नोट करनी पड़ती है, कितना बेचा है, कितना बाद में खरीदा है, एग्जैक्टली प्रॉफिट कितना बुक किया है, लॉस कितना एग्जिस्टिंग है बुक किया है। ये सारी चीजें बहुत केयरफुली करनी पड़ती है। और बहुत बार इसमें क्या होता है कि हम मार्च के लास्ट वीक में आई ऑल्सो रिमेम्बर कि कुछ लोगों ने 25 मार्च 24 23 24 25 मार्च के आसपास कुछ स्क्रिप्ट्स में लॉस बुक किया है, कि जब वो 25 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ स्क्रिप्ट है वो लॉन्ग टर्म में रखनी है, तो उस स्क्रिप्ट में उन्होंने लॉस बुक किया है। अभी वो लॉस उन वो स्क्रिप्ट उनको बाय बैक करनी है, कवर करनी है। तो ये आज का दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 दिन में आप वो टैक्स हार्वेस्टिंग रिलेटेड जो भी आपको चीजें स्क्वेयर अप करनी है, वो इमीडिएट करनी चाहिए। नहीं तो जो बेनिफिट टैक्सेशन का मिला है, वो बेनिफिट वो स्क्रिप के रेट के उतार चढ़ाव के कारण वो बेनिफिट हाथ से निकल जा सकता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टैक्स हार्वेस्टिंग के साथ ना, कि बहुत बार कैपिटल गेन या शेयर ट्रांजैक्शन में डेफर्ड सेल का भी एक बहुत अच्छा जरिया यूज किया जाता है, जिससे टैक्स स्लैबिलिटी कम होती है। जैसे कुछ लोगों ने अगर मुझे 1,25,000 तक का जो बेसिक कैपिटल गेन का जो एग्जेम्पशन है, तो उस वो लास्ट ईयर क्लेम करना है। तो कोई स्क्रिप्ट मुझे बेचनी है, अगर 2.5 लाख मुझे उससे गेन आने वाला है, तो यूजर क्या करता है, इंडिविजुअल क्या करता है कि वो मार्च के लास्ट वीक में 50% प्रॉफिट बुक करेगा,
और मार्च अप्रैल के फर्स्ट वीक में 50% प्रॉफिट बुक करेगा। तो वो एग्जेम्पशन लिमिट का जो बेनिफिट है वो 2 साल में स्प्लिट होगा, नेट टैक्स जीरो होगा, राइट? तो अगर ये चीजें किसी ने किया है, इसको बोलते हैं डेफर्ड सेल और डेफर्ड बुकिंग ऑफ प्रॉफिट, ये अगर किसी ने किया है तो आज कल परसों 3 दिन में वो भी उनको स्क्वेयर ऑफ करना है। तो ये चीजें जो है ये इमीडिएट अगर नहीं किए तो एक तो बाद में हम भूल जाते हैं, या फिर बाद में जब हमें याद आता है तो उतार चढ़ाव रेट्स का स्क्रिप्ट में ऐसा हुआ जाता है, तो इससे टैक्स बचाने के बजाय हमें कॉस्ट ही ज्यादा हो जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो उसका अभी ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ-साथ कुछ और बदलाव भी यहाँ पर हैं, जैसे कि आपके बचत खाते में आपको जो है मिनिमम बैलेंस अमाउंट रखना ज़रूरी हो जाएगा, वरना जो है यहाँ जुर्माना लग सकता है। इसी के साथ-साथ डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट के नियम यहाँ पर सख्त हो सकते हैं। खाता खोलने को लेकर नियमों की सख्ती की बात हो रही है। क्या आपके संज्ञान में होंगे, ये क्या नियम है? देखिए, जो शेयर ट्रेडिंग के जो शेयर मार्केट में एफएनओ के जो ट्रांजैक्शन है, तो इसके लेके बहुत चर्चा पिछले फाइनेंशियल ईयर में हुआ है। इवन सेबी के चेयरमैन ने भी इसके बारे चेयरपर्सन ने भी इसके बारे में बहुत बार कमेंट किया है, और ये फैक्ट भी है। हम भी टैक्स बडी में देखते हैं कि ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग होता है उसमें लॉस ही जनरेट होता है। और एक एक स्टैटिस्टिक्स भी कोई रिसर्च में आया था कि एफएनओ के ट्रांजैक्शन के कारण एक डेट ट्रैप भी बहुत बढ़ रहा है। तो इसलिए एफएनओ के ट्रांजैक्शन के लिए रिस्ट्रिक्शंस लाए जा रहे हैं, ब्रोकरेजेस पे ये जिम्मेदारी दी जा रही है। तो आपका इनकम टैक्स का लिमिट, आपके इनकम टैक्स के रिटर्न, आपका इनकम टैक्स का फाइलिंग का रिकॉर्ड, ये सारी चीजें इसमें एक एज अ ड्यू डिलिजेंस सॉर्ट ऑफ जो एक्सरसाइज है वो करने की जिम्मेदारी ब्रोकरेज पे रेगुलेटर ने डाली है। तो इसके कारण थोड़ा सा जो एंट्री लेवल बैरियर जो होता है इन ट्रांजैक्शन में, वो क्रिएट करने का एक 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 प्रयास है। एज फार एज टैक्सेशन का अगर पॉइंट आता है, तो टैक्सेशन में शेयर ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन और कैपिटल गेन, इस केस में रूल्स मोटा मोटी सेम ही है। एक 12.5% का कैपिटल गेन का जो यूनिवर्सल टैक्स हुआ है वो एक चेंज है। फिर बॉन्ड और डेट फंड्स में स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्सेशन होगा, जो पहले उसमें आपको बेनिफिट मिलता था वो उसमें एक एक तरीके से गया है, वो बेनिफिट गया है। लेकिन स्लैब रेट का बेनिफिट अभी बिकॉज ऑफ दिस न्यू टैक्स रेजिम का जो, या फिर जो रेट्स रिवाइज हुए हैं, या फिर 12 लाख तक टैक्स नहीं है, तो इसके कारण एक हिडन बेनिफिट भी आया है बॉन्ड्स डेट फंड्स में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चेंज जो है वो आया है, अदरवाइज बाकी चीजें नॉर्मल सी पे ही है। और राइट, मेरे ख्याल से मेरा समय लगभग समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी मैं एफडी को लेकर कुछ सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। एफडी, आरडी और दूसरी सेविंग स्कीम्स में बैंक टीडीएस नहीं कटेगा, इसको लेकर आप क्या हमें समझाइश दे सकते हैं? देखिए, बैंक में जो टीडीएस का जो लिमिट है वो इंटरेस्ट जो आता है, इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस होता है, तो टीडीएस का लिमिट जो है वो एनहांस किया है। लेकिन एफडी से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो है वो डेट फंड्स और बॉन्ड्स की है। कि अगर मैंने डेट फंड्स में इन्वेस्ट किया है और डेट फंड मैंने वो रिडीम किया है और मुझे 2 लाख का उसमें से प्रॉफिट हुआ है, तो पहले इसके ऊपर कैपिटल गेन कैलकुलेट होता था। अभी वो स्पेशल रेट नहीं है, स्लैब रेट से जाता है। लेकिन अगर मेरा टोटल इनकम 12 लाख से नीचे आ रहा है इंक्लूडिंग ऑफ दिस डेट प्रॉफिट फ्रॉम डेट फंड, तो प्रैक्टिकली मेरा टैक्स जीरो हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा बदलाव है। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ जो हमारे डिस्कशन से मिस हुआ है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि इंक्रीमेंट का जो डिस्क पॉइंट आ जाएगा इस महीने में, बहुत बार अप्राइजल का पॉइंट आता है। तो अगर कोई 12 लाख का इनकम एग्जैक्टली 12 लाख के आसपास है और इंक्रीमेंट के कारण 12 लाख का इमिट जो ये लिमिट है वो क्रॉस होने वाला है, तो वहां पे एज हम अपने एम्प्लॉयर्स के साथ निगोशिएट कर सकते हैं कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है एनपीएस का वो आप बढ़ाइए।
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को 12 लाख इसका इनकम है, सैलरी है एनुअल, और अगर उसको 60,000 का इंक्रीमेंट मिलने वाला है, तो उसका इनकम अगर 12 लाख के आगे चले जाएगा, राइट? तो फिर उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा रिबेट का 12 लाख तक नो टैक्स का। तो अपने एम्प्लॉयर को वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि जो इंक्रीमेंट है उसका मेजर पोर्शन आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस में आप डाल दीजिए, क्योंकि वो न्यू टैक्स रिजिम में अलाउड है वो डिडक्शन। और उसके कारण अगर एज फार एज पॉसिबल इनकम 12 लाख के नीचे आप रख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है वो अप्रैल का महीना है, आपको आपके एचआर को बताना है कि अगर अगर आप न्यू टैक्स रिजिम लेने वाले हैं या ओल्ड टैक्स रिजिम लेने वाले हैं, क्योंकि अगर आपका 12 लाख से ज्यादा हम्म। इनकम है और आप एचआर को तो बताएंगे नहीं, तो आपका हाँ, टीडीएस न्यू मैं टैक्स उसी रिजिम से पर अपने आप हो जाएगा। मैं उसी पर आना चाह रही थी कि बाय डिफ़ॉल्ट ही आपका जो है नई टैक्स रिजीम सिलेक्टेड होगा। अगर आपको टैक्स रिजीम बदलना है तो अभी आपके पास मौका है उसे बदलने का। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ सुजीत बांगर, आप समय दिए हमें, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते थैंक हैं यू। दर्शकों को वित्त वर्ष के पहले दिन टैक्स बचाने के तमाम टिप्स यहाँ पर मिल गए होंगे। इसके बावजूद भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर देते हैं और फिलहाल इस पेशकश को भी समाप्त करते हैं। नमस्कार।